वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके और मेरे दिन का आगाज़ जो है चलिए करते हैं एक साथ। और आज की जो है वो अच्छी बात ये है कि ठंडी ठंडी मौसम में जो है वो मौसम भी बड़ा ज़्यादा जो है हमारे मूड का वो भी बड़ा सुहाना सा आजकल रहता है। मेरा तो आजकल मूड काफ़ी अच्छा चल रहा है। आई एम श्योर आप सबका भी मूड जो है वो काफ़ी बेहतरीन होगा। और अगर मूड बेहतरीन नहीं है तो जनाब मैं आ गई हूँ आपके मूड को और भी ज़्यादा जो है हसीन बनाने के लिए, क्योंकि फैसलाबाद से रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा मज़ेदार सी गॉसिप्स होती हैं या हमारे जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे मसाइल पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें उसका हल चाहिए। साथ ही साथ मौसम बदल रहा है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आप स्पेशली कहीं बाहर जा रहे हैं तो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें और मास्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे हम बात करते हैं दूसरों के ख्याल रखने की, तो हमेशा से हमने देखा है कि हर बंदे की प्रायोरिटी होती है कि मैं खुद को अच्छा दिखाना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए सेम उसी तरह से सोचते हैं जिस तरह खुद के लिए सोचते हैं, तो यकीन जानिए इससे आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। और अगर यकीन नहीं आए ना तो एक दिन किसी दिन प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा। और दूसरों के साथ जितना ज़्यादा नरमी से, शफ़क़त से, मोहब्बत से पेश आ सकते हैं ज़रूर पेश आइए, क्योंकि आपका जो है अच्छा मूड वो किसी दूसरे का दिन बना सकता है। और जब किसी दूसरे का दिन बन जाता है तो वो उसके दिल से आपके लिए सिर्फ दुआ निकलती है। और जब दुआ निकलती है तो आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आसान हो जाती है। मुश्किलात की बात करें तो शहर फैसलाबाद में हमने देखा है कि महंगाई का एक अजीब तरह सा दौर जो है वो चलता है। कभी जो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम हो जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। इन्हीं तमाम गहमा गहमी के दौरान हमने देखा कि फ्यूल की जो कीमतें हैं कभी तो बढ़ती हमें दिखाई दी, कभी जो है उसमें कमी वाक़या होती। लेकिन फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उसमें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कभी कमी दिखाई देती है, कभी बढ़ जाती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इसका असर जा रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन उस तरह से उसके किराए कम हो पा रहे हैं या नहीं, इसी हवाले से अपडेट करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ पूरी सूरत हाल पे हमें अपडेट करने के लिए स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे दूसरे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इमरान, जैसे कि हम देखते हैं कि चीज़ों की कीमतों में कमी तो आती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया थी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो बहुत अहम रहता है। किरायों में हमें कमी दिखाई नहीं देती, पेट्रोल की कीमत में अगर कमी आ भी जाती है तो बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल मसनूआत के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो दूसरी चीज़ों में भी पड़ते हैं, तो स्पेशली ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो सीन नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अंदिया दिया हुआ है कि जनाब हम किराए कम नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए, पेट्रोल कम हुआ है तो आप जो है वो 20 किलोमीटर तक इंटरसिटी का जो किराया है वो भी कम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और किराए वही जूं के तूं हैं। ऊपर से जो है वही जो पहले जो किराए फिक्स किए गए थे उन्होंने खुद साख्ता, उसी किरायों को जो है वो बरकरार रखते हुए जो मुसाफिरों से जो है वो ये वसूल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन पे जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कायम की गई है, जो चेक एंड बैलेंस रखती है, ज़िला इंतज़ामिया चेक रखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत में कहीं भी चले जाएँ पेट्रोलियम मसनूआत कम होती हैं। पेट्रोल डीजल की जो है CNG तमाम जो चीज़ें हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा किरदार है, क्योंकि एक जब सड़क बनती है उसके जो एक्सल लोड है वो भी मैयर्स होता है। एक्सल लोड के मुताबिक जो है वो तमाम जो टूल टैक्स हम देखते हैं कि बनाए जाते हैं ताकि इनकी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए, लेकिन वो जो बोझ है वो आम मुसाफिरों पे पड़ता है और ना तो इनका कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला है। हम फैसलाबाद से लाहौर की बात कर लें या फैसलाबाद से जो बाईपास से 20 किलोमीटर तक जो कर लें, तो वही किराए जो कि तू है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आम आदमी जो कहता है यार अगर वो उनमें ये तकरार होती है कि पेट्रोलियम मसनूआत तो कम हुई हैं, आप किराए क्यों नहीं कम कर रहे? नहीं जी, हमने यही रखना है। अगर कोई पढ़ा लिखा कोई मुसाफिर कह दे कि हमें DC का किरायानामा दिखा दें, तो वो किरायानामा दिखाने से जो है वो आरी महसूस करते हैं और ना ही उनके पास किराए होते हैं, किराएनामे होते हैं। तो इसका होना ये चाहिए कि तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां हैं वहाँ पर DC रेट के जो फिक्स करदा किराएनामे हैं वो वेज़ा किए जाने, ताकि पता चलना चाहिए कि 20 किलोमीटर और इंटरसिटी का किराया क्या है। और फिर हमें पता चलना चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत के जो आफ्टर शॉक्स अगर कम हो रही हैं कीमतें, तो उनका आम आदमी पर बराह रास्त किस हद तक असर पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इमरान हम देखते हैं कि अगर शहर के अंदर की भी बात करते हैं तो जो लोकल सवारी है उसमें भी हमें यही भाव नज़र आता है कि अगर तो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो अगले ही दिन, बल्कि 1 घंटे के बाद ही अगर कोई सवारी कहीं पे जाती है, कोई पैसेंजर जाता है तो उसे ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन
कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कि किराए कम होते हैं या फ्यूल की कीमत में जो है वो कमी वाक़या होती है, लेकिन किराए उस तरह से कम नहीं किए जाते हैं। तो अरसलान, इस हवाले से अगर देखें तो अगर लोकल हमारे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा असरअंदाज होती है फ्यूल की कीमत जब कमी उसमें वाक़या होती है, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में कितनी सहूलत हो जाती है, हमारे रूटीन के जितने प्रोसीजर्स हैं उनके लिए? देखिए, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर आपको पता ही होगा ज़्यादा रक्षों का इस्तेमाल किया जाता है फैसलाबाद में। तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो किराया ट्रिपल कर देते हैं। यहाँ तक सूरत हाल होती है, मतलब एक स्टाफ के अगर पहले 20 रुपए थे तो वो 50 रुपए 60 रुपए तक भी अभी लिए जा रहे हैं। लेकिन जब कम होती है, अगर 30 रुपए बढ़ी है तो 16 रुपए पहले कम हुई, फिर 16 रुपए बाद में कम हुई, 32 रुपए कम हुई। होना ये चाहिए था कि 32 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो किराया में भी कमी उसी तनाजुर में होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि किराया वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रिए इंतजामिया से नहीं हो पाता। अब ये सिर्फ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, बल्कि अगर आप शहर से बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं सरगोदा जाता हूँ, तो वो जो पेट्रोल जब 200 क्रॉस किया था, 200 क्रॉस किया था या 250 क्रॉस किया था, जो किराया तब लिया जा रहा था अब उसका डबल लिया जा रहा है। तब 150 के राउंड अबाउट था और अब भी 250 तक पहुँच गया, 100 रुपये का इजाफा है और यही चला आ रहा है। उस दौरान काफ़ी हद तक पेट्रोल की कीमत कम भी हुई है। मतलब एक टाइम वो आया था जब 300 हमने 300 मुकम्मल कर लिया था पेट्रोल का, तो अब तो 282 उससे भी नीचे आ चुके हैं हम। लेकिन जो प्राइसेस हैं जो बाहर जाते हैं शहर के बाहर, जितने भी रिचकोट हो गया, जैसे अभी इमरान भाई दिल्ली जाते हैं तो इनको पता ही होगा कि डेली बेस पर जो किराया भरना होता है वो आसान नहीं होता आपके लिए, आपने आना जाना है। तो इंटरसिटी वालों को तो ज़्यादा मसला होता होगा, क्योंकि वही ना कि इमरान, अगर जैसे कि अरसलान बता रहे हैं कि जितना भी अगर इंटरसिटी में अगर देखते हैं, हम ट्रैवल करते हैं तो किरायों के एक ही रिक्शा ड्राइवर का किराया जो है दूसरे रिक्शा ड्राइवर से मिल नहीं रहा होता, मैच नहीं कर रहा था। किसी का 30 है तो किसी का 40 है। तो ये बड़ी एक कश्मकश सी सूरत हाल है जिसमें लोग, जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, सारी बातें उन्होंने घरों से निकलना अपने काम काज के लिए, मजबूरी भी है, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल भी करना है, बजाय इसके कि जितनी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें शेयरिंग ऑटोज़ आ जाते हैं, चिंगचीज़ आ जाती हैं, ये हमारे लिए बजाय फ्रेंडली एक सवारी बने, लोगों के लिए ये जहमत बनता जा रहा है, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा हर कोई अपनी मन मर्जी से ले रहा है। तो इन सब की रोकथाम कैसे हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई मनसूबा शुरू किया है। होप सो इनसे जान छूट जाएगी हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत पे चल रही हैं चीज़ें। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा, जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट्स करेगा हमारी सोसाइटी पे, स्पेशली इन वे ऑफ व्हीकल्स एंड इन वे ऑफ कन्वेंस। तो मैं समझता हूँ कि इन पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जैसा कि लाहौर की बात करें तो वहाँ पे कुछ दिन जो है वो चिंची रक्षों और इनका जो है वो दाखिला ममनू किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक। तो अभी हम अगर फैसलाबाद की बात करें तो जाहिर है ये दिन ब दिन जो बढ़ती हुई ट्रैफिक है इसके बहुत से मसाइल पैदा हो चुके हैं बेहंगम। तो जैसा मतलब रोड्स की ले लें, जैसा कि हम गाहे बगाहे कवर करते रहते हैं कि वो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका इश्यूज़ रहता है। तो एक बेहंगम से मसाइल में फिर वो किराए, फिर वो ट्रैफिक का ओवरलोड, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमारी सोसाइटी को जो है वो समझ लें कि डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एक तरफ तो पोल्यूशन फैल रही है, दूसरी तरफ उनकी लोगों की जेब से पैसे जा रहे हैं, तीसरा ये कि इनकी जो है वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो स्क्वाड हैं वो जो चेक करते हैं कि किराए ज़ायद ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, वो भी मौजूद नहीं है। इवन दैट के जो लास्ट टाइम सीएम साहब आए हुए थे लारी अड्डा में, उन्होंने बाकायदा मुसाफिरों से जो है वो बातचीत भी की, किराए ठीक हैं जो भी है, क्योंकि जो मकसद है वो ये ज़ायद किराए रोकना है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम की जा रही हैं। ऑन अदर हैंड कि वो जो ले रहे हैं किराए, क्या वो उसी रेट पे बरकरार है या कम किए जा रहे हैं। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको लूप में लेना चाहिए। उसके साथ साथ जितनी भी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं उनको इसमें किरदार अदा करना चाहिए, और स्पेशली जो ट्रांसपोर्टर्स ऐसी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ऊपर से जो जितनी भी जो एक्सल लोड मैसमेंट हैं जो पंजाब हुकूमत की हैं उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। एक तो जो आम आदमी है वही, जैसे बात करें अंदरून सिटी की चिंची रक्शेज ले लें जो भी है, तो लोग तरजीह देते हैं कि वही किराया वही होगा और वही ये जो आजकल चल रही हैं सर्विसेज चल रही हैं ऑनलाइन, तो उसी में जो है 20-30 रुपये का फ़र्क है, तो क्यों ना हम उनको प्रेफरेंस दें। तो ठीक है, लोग डिजिटलाइज की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ ये भी
एक बड़े मज़े की बात है इमरान के, जैसे आपने बात की कि ऑनलाइन सर्विसेज की, तो यहाँ पे भी अब जो ड्राइवर्स हैं, पहले जब ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी तो इनका एक फ़िक्स रेट होता था, लेकिन अब इनमें भी वही बार्गेनिंग वाला जो है ना वो सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे बैठा भी हर बंदा चाहता है कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो रेट दूसरे बंदे को दे, ताकि राइडर अपनी मर्ज़ी से चार्ज करता है। जाहिर बात है जिन्होंने पैसेंजर इसमें, लेकिन ये है कि थोड़ी सेफ्टी है आपकी कि आपको पता होता है कि आप किधर जा रहे हो। तो अरसलान, इस तरह की अगर हम ऑनलाइन ऐप्स की बात करें, और जैसे कि इमरान ने एक बड़े मज़े की बात बोली कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे हमारे यहाँ तो एनर्जी का बहरान इतना ज़्यादा है, तो हम कहीं फ्यूल के बहरान से निकलते निकलते एक और बहरान में फंस जाएंगे। तो किस तरह से फ्रूटफुल साबित होगी हमारे शहरियों के लिए? अच्छा, पहले बात कर लेते हैं रक्षों के बारे से बात कर रहे थे। वो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इनकी रजिस्ट्रेशन तारीख में पहली बार शुरू की है। हाँ। अब उससे ये होगा कि किरायों को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ये बात कर रहे हैं, वो देखें कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे एनर्जी के बहरान का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो इसको अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आप सोलर एनर्जी यूज़ करके, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और दुनिया इसकी तरफ जा रही है। अब एनवायरमेंट में मेन मकसद तो वही है ना, असल में जाने का मकसद ही यही है। आपके पास पेट्रोल के ज़खायर जितने ममालिक में हैं, ऐसा नहीं होगा ख़त्म हो गए, अभी भी हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक की जानिब जाने का मकसद है वो यही है कि एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो इतना बड़ा इशू बन चुका है, तो उससे निपटने के लिए ये इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इनिशिएटिव है ये लिया गया। और फैसलाबाद में भी बाइक जो है वो अवेलेबल हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपको, लेकिन वो उनकी अभी प्राइस जो है वो कॉस्टली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनका रुझान बढ़ेगा तो प्राइसेस कम होंगी, और प्रोडक्शन अगर इनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम खुद नहीं ये बना रहे हैं चीज़ें, हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो मंगवाने पड़ रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर हमें वो चीज़ें अवेलेबल होंगी तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो रिलीफ है वो डायरेक्टली आवाम पर पहुँचेगा। जिस तरह इमरान भाई बात कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कम होती है, वो डायरेक्ट रिलीफ नहीं पहुँच पाता। असल मकसद यही होता है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए, तो जो आम आदमी है या आम शहरी जो सफ़र करता है, इंटर सिटी करता है या सिटी के बाहर भी जाता है, उसको डायरेक्ट रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि किराए में कमी नहीं की जाती। अब एक तो इनिशिएटिव ये जो पंजाब हुकूमत ने लिया है रक्षों की रजिस्ट्रेशन का, इससे बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब जो पेट्रोल की कीमतें एक तवातुर के साथ कमी की जा रही है, एक अच्छा इनिशिएटिव, उससे भी कमी होगी, लेकिन बात वो वहीं आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। वो ज़िला इंतज़ामिया ने करवानी है। रजिस्ट्रेशन हो भी जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या रजिस्ट्रेशन का जो तरीकाकार शुरू किया गया वो कैसा है। अब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फैसलाबाद में कोई मुश्किल 3-4 बंदे रिक्शे वाले ऐसे थे, जब 10 में से आप बात कर लें कि एक जिसके पास वो लाइसेंस था, तो लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है रिक्शे वालों के पास। वैसे भी आपकी सेफ्टी है, अगर आप किसी के साथ जाए जिसकी आइडेंटिटी, हमारे यहाँ तो खुलेआम खिलाफवर्जी हम देखते हैं, छोटे छोटे टीनेजर्स बच्चे भी जो है वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। जाहिर बात है घर की मजबूरी भी होती है इमरान, इसमें सब ये चीज़ें भी एलिमेंट आते हैं, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन के अमल से एक और भी बड़ा फ़ायदा होगा कि जो इतनी हमें ऑटोज़ देखने में मिलते हैं ना रोड्स पे, उसमें भी काफ़ी हद तक हमें कंट्रोल आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही पता चलेगा कि कितने जो है वो रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं जो ऑटो रिक्शा को या बसेस वगैरह को चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है ये बड़ा खुला जो है, बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। इस हवाले से जैसा कि दूसरी बात कर रही थी कि ये जो टीनेज चला रहे हैं बाइक्स और गाड़ियाँ, अभी रिसेंटली जो लाहौर में एक वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है, तो जस्ट उसकी कड़ी थी, क्योंकि वो कम उम्र में ड्राइवरी थी, लोग दे देते हैं गाड़ियाँ और ये जो जितनी भी बाइक्स वगैरह। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। जो कम उम्र जितने भी ड्राइवर्स हैं, उन बाइक्स हैं जो भी गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस चेक किया जाए। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ऑन बोर्ड्स ले इन तमाम चीज़ों को, और इनके जो है लाइसेंस किए जाएँ। तो ये हुकूमत के ख़जाने में जो है वो रेवेन्यू में भी इजाफा करेगा, क्योंकि कम उम्र ड्राइवर्स बहुत हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद की सड़कों में हैं। लोगों ने अपने बच्चों को गाड़ियाँ बाइक्स दे दी हैं कि जनाब आपको, फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई वाली वारस नहीं बनता, ना उसका लाइसेंस होता है, ना ID कार्ड होता है, कुछ भी नहीं होता, और नाके जो है वो अबूर करते हुए चलते जा रहे हैं। किसी की जो है वो मतलब फेयरलेस सा उनका जो है बिहेव होता है। तो इसमें एक बड़ा ज़िम्मेदारान सा जो है वो हमें ये किरदार अदा करना चाहिए कि सबसे पहले तो ये अपने जो है वो लाइसेंस की तरफ आना चाहिए। फिर ये जैसा कि बात हो रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन की, तो चिंकी रिक्शों वगैरह की रजिस्ट्रेशन का अमल भी वज़े करना चाहिए। मकसद वही है कि जो क्लाइमेट जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। जैसा कि पाकिस्तान जो माहौलियाती तब्दीली में जद में है,
अभी जो रिसेंटली 2022 के एंड और 2023 के स्टार्ट में, जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट भी चेंज होता है, सिर्फ फ्यूल प्राइसेस की बात करें तो फ्यूल प्राइसेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब बात करने पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो निकलती हैं, और किस तरह से इन तमाम हालात पे काबू पाया जा सकता है, क्या महंगाई पे भी काबू पाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा जो हमारे मिडिल क्लास तबका है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं शहर फैसलाबाद के हवाले से। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जैसे ही फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि किरायों में बहुत ज़्यादा वाज़ह कमी और जो उसमें बढ़ता हुआ इजाफा है वो हमें नज़र आता है। लेकिन जैसे ही फ्यूल की कीमत कम होती है, किराए जो कि तो रहते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती है। तो ये सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है कि अगर तो कीमत बढ़ने से किराया बढ़ रहा है तो कीमत कम होने से किराया कम होना भी चाहिए। और बड़ी एक दिलचस्पी सूरत हाल ये भी है कि हमारे यहाँ सड़कों पे जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक हमें जो है ना जमी गफीर दिखाई देता है। सड़क के पे चलना मुहाल हो जाता है एक आम आदमी का, क्योंकि सड़क के साथ साथ जैसे चलने की एक जगह होती है, हमारे पास फुटपाथ तो मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने जो है ना किसी तरह से अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं। तो इसी हवाले से हम देखते हैं एक बड़ी बेहंगम सी सूरत हाल है। तो क्या रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद ये सूरत हाल बेहतर हो पाएगी या नहीं? तो इमरान, आपको क्या लगता है कि अगर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होता है तो शहर से काफ़ी हद तक जो है वो रिक्शों की तादाद में कमी हमें दिखाई देगी? हाँ, वो तो हम कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो व्हीकल्स की चेक एंड बैलेंस हो जाती है। लेकिन बात वही है, ये जो इंक्रोचमेंट है इनका कौन करेगा? क्योंकि आप जहाँ भी मेन सड़क पे चले जाएं तो ठेले लगा के लोग बैठे हुए हैं और अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जैसा कि बेहंगम से मसाइल हैं। तो इसमें बहुत सी बुनियादी वजूहात आ जाती हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो इलीगल्स हैं वो हटाई जानी चाहिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट। दूसरा ये कि हर रोड्स का जो है वो एक्सल लोड होता है, उसके मुताबिक व्हीकल्स उस पर जो है वो रूट करनी चाहिए। क्योंकि लाहौर में कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे रूट, जैसे कि किनार रोड पे अगर आपका जाना हुआ तो उसमें भी एक। दूसरी बात ये कि इसका फैक्टर को कम करने के लिए अंडर पासेस बनाए जाते हैं, फ्लाई ओवर्स बनाए जाते हैं, ताकि ट्रैफिक को डिवाइड किया जा सके कि कौन सी ट्रैफिक किस रूट की तरफ जा रही है। और इस 3-4 मराहिल को देखते हुए फिर ट्रैफिक के जो मसाइल है वो कमी हम ला सकते हैं, जैसा कि अंडर पास फैसलाबाद में भी हैं, जिससे आप लोग समुद्री रोड से जाएं गटवाला की तरफ तो आप इजीली जा सकते हैं। इवन दैट अब अगर आप चिनाब क्लब से कमालपुर इंटरचेंज तक जाना हो तो हाँ, आप देख लें कि किस हद तक लारी अड्डे में वही चिंकी रक्शे, स्टॉल्स। एक तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा मिलती है इमरान, दूसरा हमें रोड जो है वो बड़े टूट फूट का शिकार हमें दिखाई देते हैं कि जो है वो साल से या तो वो टूटे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसी रोड्स हैं, पहले तो कुछ रोड्स की मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मती है, बन जाती हैं दोबारा से टूट फूट का शिकार होती हैं। लेकिन कुछ रोड्स ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि साल से टूटे हुए हैं और बस उससे भी जो है ना वो बाले जान ही है लोगों के लिए। ये हमने दुखद क्यों जाना, ये सरगोदा रोड की बात कर लें, मतलब 44 करोड़ से ज़्यादा इसके लिए फंड मुख्तस किए गए, जारी भी किए गए, और चिनाब क्लब से कमालपुर इंटरचेंज तक ये सड़क बनाई जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फिर जब वो थोड़ी सड़क बनाने लग गए, फिर वासा वालों को याद आ गया कि हमने पाइप डालने थे, फिर सुई गैस वालों को याद आ गया कि हमने पीटीसीएल की तारें डालनी थी। उस वजह से अब ये रोड्स हैं इनमें जो है वो लेवल नहीं है, और जो महकमा हाईवे फैसलाबाद है उनके जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की नेग्लिजेंस भी है कि एक स्कीम को आप कंप्लीट होने से पहले ही हैंड ओवर कर देते हैं। तो उस वजह से अगर फैसलाबाद, हम अब जैसे बात करे थे ओवरलोडिंग के इशू की, फैसलाबाद जो रिंग रोड है वो 6.5 अरब रुपए की स्कीम है, जिसको फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड का नाम दिया गया था। उसमें ओवरलोड ज़्यादा हो चुका है, वो वक्त से पहले जो है वो डिस्ट्रॉय होने का खदशा जाहिर किया गया है। यही वजूहात है कि जिस वजह से एक जो सड़क की मियाद मुद्दत होती है वो उस तक नहीं पहुंच पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक लोड्स। और ये कोई रोकने वाला नहीं होता, ना तो एक्सल्स के ट्रैफिक वाले होते हैं, ना ही कोई इनका कोई नाके लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक आम सड़क पे भी जो है वो डंपर और बड़े बड़े जो ट्रैफिक व्हीकल्स हैं वो चलती हैं। रोड वक्त से पहले डैमेज हो जाते हैं। अंदरून शहर की सड़कें और जो बैरून शहर की सड़कें उनमें बड़ा फ़र्क होता है। हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होने वाले जो रिंग रोड हैं उसके लिए एक अलग कैपेसिटी होती है, अलग जो है उनकी क्वालिटीज़ के बजट्स वगैरह डाले जाते हैं, जो कि अंदरून सिटी में जो है वो इस तरह के हालात हैं। इसके लिए जो प्लास्टिक रोड्स की जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने
इनिशिएटिव शुरू किया है कि प्लास्टिक रोड्स में जिसमें कॉपर्स वगैरह डाल के एक लाहौर में भी सड़क बनी है रायवंड के करीब, तो उस तर्ज की बनाई जानी है। फिर इन्होंने जो जापान की तर्ज की सड़कें बनाने का मंसूबा शुरू किया है। हाईवेज अफसरान की ट्रेनिंग्स हो रही हैं कि ताकि रोड जो है वो एक ठोस और जिसे कहते हैं कि पायदार चलते हुए काफ़ी अरसा जो है वो निकाल सकें। लेकिन फैसलाबाद में तो ये सरगोधा रोड का इतना बुरा हाल है कि आप जो है वो मिनटों की ट्रैफिक है जो आप घंटों में तय करते हैं, और वो एक अजीब तरह से इरिटेशन भी अरसलान होने लग जाती है, आपका मूड भी ख़राब होता है क्योंकि एक तो नॉइज़ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है, फिर सड़कों पे अजीब व गरीब तरह का शोर है। आप घर से निकलते हैं ना एक बड़े खुशगवार मूड के साथ, जहाँ पे आपने जाना तो उससे पहले ही आपका इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो ये टूट फूट का शिकार जो हमारी सड़कें, और जिस तरह से इमरान भी बता रहे हैं कि डिफरेंट तरह के प्लान्स तो बनाए जा रहे हैं, तो क्या इन मनसूबाबंदी जो की जा रही है इस पर अमल दरामद भी होता हुआ दिखाई देगा हमें मुस्तकबिल में या नहीं? देखिए जीनत, अमल दरामद जहाँ पर होना चाहिए था ना वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब एक इतनी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, आपने मेट्रो दे दी मुल्तान को, आपने रावलपिंडी को दे दी, लाहौर में मेट्रो है, उसके अलावा ऑरेंज ट्रेन है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इंटरसिटी उसके लिए इतने आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट कर डाले। लेकिन फैसलाबाद जो कि डिज़र्व करता था, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है कि वहाँ के शहरियों के लिए भी इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन नहीं किया गया। ये कहीं पर जो सियासी यहाँ के नुमाइंदगान हैं उनकी भी कोताही है, और ज़िले इंतज़ामिया भी नहीं कन्वेंस कर पाई पंजाब गवर्नमेंट को कि यहाँ पर हमें यहाँ पर ज़रूरत है। किसी ने कोई बात ही नहीं की इस हवाले से, हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब कहते हैं जी यहाँ पर हमारे यहाँ जो रूट है ना वो नहीं सही बन रहा है, यहाँ पर आबादी कम है। आबादी कहाँ कम है जब आपकी 40 लाख के करीब आबादी है, 41 लाख के करीब आबादी फैसलाबाद शहर की है। अब मुल्तान की आबादी देखें और फैसलाबाद की आबादी देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मुल्तान में आपने मेट्रो दे दी, लेकिन फैसलाबाद को आपने मेट्रो या इस तरह की कोई एक बस नहीं आपने शुरू करवाई जो कि हम कहें कि यार ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पर इन्होंने ये बस सर्विस शुरू करवा दी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अगर यहाँ पर 40 लाख 41 लाख वाली आबादी वाले शहर में आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, वहाँ पर फिर ट्रैफिक ओवरलोड तो होगा। फिर लोग जो उनके हाथ चढ़ेगा वो बैठेंगे ऊपर और सफ़र करेंगे, रिक्शों पर करेंगे, मोटर बाइक्स पर करेंगे, अपनी गाड़ियों पर करेंगे। अब जहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, कौन चाहेगा कि अगर उसके पास मेट्रो जैसा ऑप्शन है, ऑरेंज ट्रेन जैसा ऑप्शन है, वो अपनी गाड़ी पर जाए 30 रुपए में 40 रुपए। मैंने अभी लास्ट अभी लाहौर का किया है विजिट, तो मैंने 25 रुपए पे दे के जनाब 25 रुपए में एक सफर हाँ, करना ऑरेंज ट्रेन। लेकिन फैसलाबाद में अगर हमारे ट्रेन की भी हालत देख ली जाए तो इमरान बड़ी वो भी अफसुर्दा है कि मतलब अजीब व गरीब तरह का स्टेशन पे हम जाते हैं ना, तो स्टेशन को देख के एक स्टेशन का भी एक अपना चार्म होता है, एक अपनी मतलब उसका भी एक इन्वायरमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, अगर हम अपना फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन चले जाएं तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल हमें दिखाई देती है। वहाँ पे ना अच्छे इंतजाम है, ना फिर जो है वो ट्रेन का कोई बेहतर सूरत हाल है। अगर तो हम अपने ट्रेन को लोकल चलाना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा किरायों में कमी आ सकती है, क्योंकि बड़ी फ्रेंडली भी और मजे की रेवेन्यू में इजाफा हो सकता है। अगर आप देखें ये अंग्रेज दौर का बिछा हुआ रेलवे ट्रैक है जिसपे कोई नई अमेंडमेंट नहीं हुई, उसी पे ट्रेनें चला रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा भी रूनुमा होते हैं। इन्हीं को कम से कम बेहतर कर लें। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आने, जैसा अरसलान बता रहा था कि ऑरेंज स्पीडो ये वो सारा नहीं लेके आना, तो कम से कम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को इस तरह अपग्रेड कर दिया जाए कि ट्रेनों की तादाद में इजाफा करते हुए प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको वसी कर दिया जाए, और जो फैसलाबाद से लाहौर जाएं या फैसलाबाद से कराची की तरफ जाएं, कुछ ऐसे स्टेशंस पर जो है इसका रूट बनाया जाए, इस तरह डिज़ाइन किया जाए पाकिस्तान रेलवे की जानब से, ताकि आम शहरी जो है वो कंपेयर महसूस कर सके एज़ कम्पेयर टू कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, बसेस पे जा रहे हैं, वैगन्स पे जा रहे हैं या ट्रेन पे जा रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में ये भी माहौल दोस्त बसें जो है चलाने का मनसूबा शुरू किया गया था, लेकिन वो भी अभी कागजी कार्रवाई तक महदूद है, अभी चलाया नहीं गया, जिसका बुनियादी मकसद भी यही है कि जो स्टॉप टू स्टॉप हो तो उसका किराया भी कम होगा, और स्टूडेंट्स जाते हैं स्पेशली सुबह के टाइम जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ अपने जॉब्स पे जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लाहौर में अगर स्पीडो है, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो है, तो उसका जो अगर आपने शदरे से ठोकर न्याज बेग तक जाना हो तो उसका वो बाकायदा से उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, तो उस पर रूट करते हैं। तो इसी तरह अगर हमने एयरपोर्ट से जाना हो गटवाली वाली साइड पे, तो अगर इस तरह की कुछ कन्वेंस चला दें तो बड़ा एक बेनिफिट हो जाए। मैं समझता हूं
ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, दूसरा हमारी सड़कों से जो एक हमें बेहंगम से सूरत हाल दिखाई देती है वो भी हम कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि ट्रैफिक का आए रोज़ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है और बेहंगम सूरत हाल हमें देखने में आती है। एक तो आपको घंटों लग जाते हैं, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 5 से 10 मिनट का सफ़र है तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, तो आप इरिटेट हो जाते हो। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम उन पर फोकस करें तो हम हालात जितने भी सूरत हाल है उसको बेहतर कर सकते हैं। हालात हाजरा में और किस चीज़ों की कमी है और किस तरह उनको बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 शहर फैसलाबाद के हवाले से हम अगर बात करें तो हमें रोड्स पे जो है वो खासा रश दिखाई देता है हमारी ट्रैफिक का। एक अच्छी बात ये है कि जितनी भी रिक्शे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि खासी हमें कमी दिखाई देगी। जो एक बेहंगम सी सूरत हाल होती है, जगह जगह पे ऑटोज़ खड़े होते हैं और उसके ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है, तो इन सब सूरत हाल से निपटना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अच्छी चीज़ ये है कि इनिशिएटिव लिया गया है, रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और जाहिर बात है जिन रोड्स पे हमने अपनी सवारी को चलाना होता है उन रोड्स का जो है ना वो बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फैसलाबाद के बहुत सारे अगर मेन शाहराहों की बात की जाए तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हमें दिखाई देती हैं, कारपेटेड दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम फैसलाबाद के अंदरून शहर में चले जाएँ या हम बैकवर्ड एरियाज़ की बात करें तो बहुत सारी ऐसी हमें रोड्स दिखाई देती हैं जो टूट फूट का शिकार भी हैं और वो आज से नहीं बहुत सालों से हैं और उन पर कोई काम भी नहीं किया जा सकता। या फिर एक अच्छी सी रोड है, उस पर आप बड़े मज़े से सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक आपको एक जंप लगता है और आपका जो है वो हालत बुरी हो जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल को किस तरह से टैकल किया जा सकता है और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए और वहाँ पे उनकी क्या जो है वो उनकी परफॉर्मेंस में कितनी नाअहली है, क्या सब जितने भी अफसरान हैं वो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं और किसी को कुछ पता नहीं है कि शहर की इंतज़ामिया को स्पेशली इसमें एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इमरान, अगर हम बात करते हैं इंतज़ामिया के हवाले से, शहरों की सूरत हाल के हवाले से, सड़कों की सूरत हाल के हवाले से, तो हम देखते हैं कि फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो साल साल से मुंतज़िर हैं इस चीज़ के कि कोई आए उन पे भी नज़र षानी करे और उनको भी ठीक करे। हमें अच्छी भली रोड के बीच में पैचेस भी दिखाई देते हैं। तो ये बड़ी एक मतलब अजीब सी सूरत हाल है। अगर कोई दूसरे शहर से आता है तो वो सबसे पहले आके शहर के रोड्स को देखता है। अगर सफ़र ही लोगों का जो है वो जहमत बन जाएगा तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है और शहर का कोई अच्छा इमेज लेकर दूसरा शहर से आने वाला इंसान जो है वो अपने ज़हन में नहीं जाता है। जी बिल्कुल, ये महकमा ये मुवासलात का जो निज़ाम है वो किसी भी मुल्क की जो शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, उसको ज़ाहिर करता है। जिस हद तक इम्प्रूव हो तो होना चाहिए। फैसलाबाद की बात कर लें, ये फैसलाबाद सरगोदा रोड, इसी तरह जो है वो जड़ांवाला रोड, जंग रोड, समुंदरी रोड और दीगर जितने भी रोड्स हैं वो उनके लिए फ़ंड्स तो अरबों रुपए के जारी किए गए हैं लास्ट गवर्नमेंट पे, लेकिन वही जो इनकी जानब से कुछ नाकस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है जो वक्त से पहले रोड्स पे क्रैकर पड़ गए हैं। समुंदरी रोड जो है वो अभी 24 करोड़ से ज़ायद डी टाइप से लेके बाईपास तक की गई है, लेकिन उनके भी जगह जगह क्रैकर पड़ गए हैं। उसी क्रैकर को रिहैबिलिटेट किया गया है और बाहर से आने वाली ट्रैफिक की वजह से वो जनाब तबाह हो जाता है। फिर इस वजह से है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो अदा नहीं की जाते कि सड़क इस तरह की बनाई जाए कि बारिश के बाद जो बारिश का पानी है उसकी निकासी आपके लिए आपने वासा रोड साइड ड्रेन वर्क के हवाले से क्या किया है और पीटीसीएल और दीगर जितने महकमे उनके साथ क्या किया है, वही रजिस्ट्रेशन चार्जेस ना अदा किए और इनका जो पानी है खड़ा हो गया जिसकी वजह से सड़क तबाह होगी। ओवरलोड के इश्यूज ज़्यादा हैं। अभी फैसलाबाद चनियोर सरगोदा रोड अगर आप असलान तो जाते रहते हैं, ये एक मनसूबा शुरू किया गया है 3 अरब 49 करोड़ का, जिसकी बनाने के लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। मतलब आपने इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट पंजाब पैसा लगाएगी, उसकी ज़मीन की खरीदारी का अमल भी सुस्तरवी का शिकार है। वो भी जो मनसूबा है जूं का तू है। एक 16 अरब रुपये का मनसूबा शुरू किया गया था जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने ये संग बुनियाद भी रखा था ये फैसलाबाद सतियाना बाईपास का। इसके लिए भी जो है ज़मीन की खरीदारी का अमल मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनकी जानब से डिमांड ऑफ फंड्स किए गए हैं। बहुत से बड़े प्रोजेक्ट फैसलाबाद में रुक चुके हैं। इंडस्ट्रियल सिटी में जो है आप समझते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का जो है वो बहुत ज़्यादा बहाव है और जिसको मसाइल हल करने के लिए हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, महकमा हाईवेज़ और मुतल्लिका जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और फंड्स की यूटिलाइजेशन के हवाले से जो है वो काम रोक दिया गया है। और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, अभी इंक्वायरीज लगी हुई हैं तमाम ये हाईवेज़ अफसरान की, क्योंकि इन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की एंटी करप्शन में, नैब में
ठीक है, इसी वजह से क्योंकि इनकी जानब से कहा जाता है मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते हैं। जब तक आपकी जो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म खत्म नहीं होगी डिपार्टमेंट्स में, तो आप किस हद तक उस देख सकते हैं कि आपने इस डिपार्टमेंट्स को पाया तक मील तक पहुंचाना है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में आ गई तो आप समझ लें कि फिर वो प्रोजेक्ट पाया तक मील तक नहीं पहुंच सकता, उसमें जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो हो चुकी है। तो इस तरह हमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरिट पे लेके आनी चाहिए स्पेशली, और अफसरान कुछ ईमानदार ऐसे तैनात करने चाहिए स्पेशली फैसलाबाद के रोड सेक्टर को जो है वो बेहतर कर सकें। और फैसलाबाद के जितनी भी ये जो मेन सड़कें हैं, समुद्री रोड, जड़ावाला रोड, जंग रोड, सत्याना रोड, और अभी एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो एक साइड बनी है, एक साइड जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस तरह सरगोदा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अंदरून शहर की सड़कों की बात कर लें, ये बैक साइड की कमिश्नर ऑफिस की मिल्लत रोड, ये मुल्हका फैसलाबाद की तकरीबन 78 से ज़ायद ऐसी सड़कें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस पे काम मुकम्मल नहीं हुआ, उनके फंड्स जारी कर दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स रोना रो रहे हैं जनाब कि रेट कम था, हम उस वजह से काम नहीं है, रेट रिवाइज किए जाएं, पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल कम हुआ है। इसके जो असर है वो आम आदमी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ट्रैफिक जो है वो रवानगी मुतासर हो रही है। और फैसलाबाद, चनियोट, सरगोदा और इस तरफ जाए सरगोदा और चनियोट की तरफ, वो भी अभी प्रोजेक्ट ऐसा ही है। तो ऐसी बहुत सी जो सड़कें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। हाईवेज अफसरान को जो है बजाते खुद फील्ड में निकलना चाहिए और हर रोड सेक्टर के हवाले से कुछ इनिशिएटिव प्लान्स जो हैं वो देने चाहिए। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, इस तरह के मंसूबे लाने चाहिए। और जो प्लास्टिक रोड्स का मंसूबा शुरू किया गया था गवर्नमेंट पंजाब की जानब से, उसको फैसलाबाद में इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो आप बात कर रहे हैं कि वक्त से पहले रोड टूट जाता है, उसकी पायदारी में बहुत हद तक जो है वो हमें कमी देखने मिलेगी। कि तो जब इंस्पेक्शन के लिए टीम्स आती हैं तो उस टाइम पे क्या इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, या वही बात है कि डेवलपमेंट में जब पॉलिटिक्स शामिल हो जाए तो फिर जो है वो मंसूबा कहीं अपनी जो म्यार है उसको खो देता है? इंस्पेक्शन वाले भी सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं और फिर जनाब वो आम जो हमारी जो पब्लिक है और गवर्नमेंट पंजाब का लगाया हुआ जो पैसा है वो फिर जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इंस्पेक्शन वाले भी यही हैं और इसके साथ साथ फंड्स खर्च करने वाले भी यही हैं, फंड्स लेने वाले भी गवर्नमेंट पंजाब से यही हैं। एक सड़क के लिए अगर 22 करोड़ लगना है तो उन्होंने 25 करोड़ लेना है ताकि वो भी कमीशन दिए जा सके। जब तक इन काली बेड़ों का हिसाब नहीं होगा ना, तो मैं समझता हूँ कि ये रोड सेक्टर्स को जो है वो तबाह करने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और हाईवे अफसरान का एहतसाब होना चाहिए, इनके खिलाफ इंक्वायरीज लगनी चाहिए ताकि फैसलाबाद में जितनी भी रोड सेक्टर्स है कम से कम उसका हुलिया बेहतर होना चाहिए कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो देख सकें कि फैसलाबाद में जो रोड सेक्टर है वो बहुत पायदार और जिसे कहते हैं कि मजबूत और जिसे कहते हैं वेल डिज़ाइन सड़कें हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद का नक्शा और फैसलाबाद का जो इमेज है वो बेहतर होगा। इंडस्ट्रियल सिटी है, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन और गोदाम्स, यहाँ बहुत सी जो व्हीकल्स चलती हैं उसका इन्हिसार ट्रांसपोर्टेशन पे है और रोड सेक्टर पे है। तो इन चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ताकि फैसलाबाद में कम से कम रोड सेक्टर के मसाइल हल हो सकें और तमाम डिपार्टमेंट जैसा कि वासा है और PTCL है, हाईवेज है, इनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस हद तक होनी चाहिए कि अगर एक डिपार्टमेंट अगर रोड शुरू कर रहा है तो कम से कम दूसरे को उस वक्त नहीं याद आना चाहिए कि जना हमने भी इसके बीच में जो है वो करना है, कम से कम उसको वक्त देना चाहिए, या तो सबसे पहले होना चाहिए। आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रोड सेक्टर में जो है हम देख सकते हैं कि बड़े मसाइल पैदा किए गए हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे इमरान कह रहे हैं कि फ्लाईओवर्स होने चाहिए, तो अरसलान हम ब्रिजेस को भी देखते हैं तो हमारे यहाँ ब्रिजेस पे जो है वो बड़े टूट फूट का शिकार हैं। चाहे निशाताबाद ब्रिज की बात कर लें, अब्दुल्लापुर की बात कर लें, तो वहाँ पे जहाँ पे पीस टूट जाता है ना, पुल का जो हिस्सा वो वहीं पे रहता है और वहीं से ट्रैफिक गुजर रही है आ रही है, इससे तो बड़ी जानी नुकसान का भी बड़ा खतरा रहता है, रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने अभी जो रेफरेंस दिया है अब्दुल्ला पुल का और निशाताबाद पुल का, यहाँ पर वाकई इश्यूज़ है और ये इश्यूज़ वो जो जल्दी हल होने चाहिए थे। अब जो नवल्टी पुल है, एक वक्त था कि उसकी जो हिफाजती दीवारें हैं वो भी टूटी हुई थी, अब रात के वक्त वो स्पीड में जो आ रहा है उसको नहीं नजर, उसने फिर नीचे ही जाना है आराम से। ही है। तो ये सूरत हाल है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया जाता है, साथ साथ इन जो ये ब्रिजेज हैं इनको भी देखना चाहिए। फिर अब ये जो कनाल रोड है, इस पर डिफरेंट जगहों पर छोटी छोटी ब्रिजेस बनी हुई हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ढट्ठा पुल एक वो पुल है जिसको मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो सारी उसमें एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है, दीवार में भी और उसके सेंटर में भी। वो अभी तक उस पर किसी ने कोई फोकस नहीं। अब जब कोई हादसा होगा तो फिर आएगा, ओहो हमने तो इसको देखना था, हमने इसकी मरम्मत करवानी थी।
इससे पहले भी ये जो अब्दुल्ला पुल है, जैसे उतरते हैं, उतरते साथ ये भी एक हादसा पेश आया। एक साइड पूरी बैठ गई और डंपर जा रहा था, वो उसका एक साइड उसकी पूरी बैठ गई सब थी। चीज़ों की एक तो समरी की जाए, मुख्तसर बात की जाए, तो जो शहर की डेवलपमेंट होती है उससे आपका बिजनेस भी अच्छा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी है, आपका लाइफस्टाइल भी इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, उससे भी बेहतर होता है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी की सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपने शहरों की सूरत हाल को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अरसान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और शहरों की तरक्की के साथ ही जो है वो कारोबार की तरक्की भी जुड़ी हुई है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सकता है हम अपना सिटीज़न कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन जितने भी देखने वाले हमारे इदारे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शहरों के जो निज़ाम है उसको आसान अंदाज से चलाएं, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, सारा दिन हम देखते हैं कि या तो हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के डिफरेंट तरह के ड्रामाज और फिल्म्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन आजकल किसी के पास जो है ना वो टीवी देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में आ गया मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में आने से हमने शुरू कर दी है जनाब डिफरेंट तरह की ऐप्स की स्क्रॉलिंग करते हुए हम अपना घंटों घंटों जो है ना वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए अगर घर बैठ के अर्निंग स्टार्ट कर दें, है ना मज़े की बात। और जितने भी तमाम मेरी ऑडियंस देखने वाली है उनको पता है कि हम और आप और इस प्रोग्राम का मकसद ही जो है वो आप लोगों की जितना भी ज़्यादा हम फेवर में बात कर सकें वो है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर हमें कोई अच्छी चीज़ पता है तो आप तक पहुँचाना। जब भी आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें तो आप उस पर बेशक 1 घंटा सर्व करें, चाहे 2 घंटे सर्व करें, और आप जो है एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर दें, तो ये हर किसी के लिए जो है ना वो दिलचस्पी का बायस होगा कि किस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है ऑनलाइन बिजनेसेस का, और लोगों का कंसर्न ये होता है कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कर रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को पहुँचाना। और आज जितनी भी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ ऑथेंटिक है, बल्कि उसके ज़रिए आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में अपने बेड पे बैठे बैठे जो है वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हज़ारों में भी हो सकती है, और अगर आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो लाखों में भी हो सकती है। तो मुझे पता है, आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि किस तरह से, और जानना चाहते होंगे। तो जी, ये एक अमेरिकन कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम से ये जो है अपना बिजनेस कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 170 कंट्रीज़ में 170 से ज़्यादा ममालिक में ये अपना बिजनेस कर रही है। और इसी बिजनेस की एक कम्युनिटी है पावर ईगल्स, जिनके मैनेजर आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बिज़नेस में और क्या है आपके लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं रबिया शाहीन। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया हमारी ऑडियंस के लिए आप यहाँ पे आई। और सबसे पहले तो रबिया मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए क्या स्पेशल लेके आई हैं, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं ऐसी ऑफर्स को सुन के कि अगर उनको अपने घर से बाहर भी नहीं जाना पड़े और अपने घर के कम्फर्ट जोन में बैठ के वो अच्छे से अर्न भी कर सकें। हाँ जी, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैंने ये सफ़र कब स्टार्ट किया। बेसिकली मेरा नाम रबिया शाहीन है। मैं अपनी कम्युनिटी को, मेरी कम्युनिटी कौन सी है, पावर ईगल्स है, और मैं इसको बहरीन से रिप्रेजेंटेटिव कर रही हूँ। सो बेसिकली मेरी जो अपलाइन है वो मैम बिनिश अबू बकर है, पावर ईगल्स कम्युनिटी की जो CEO है मैम बिनिश है, और वो दुबई से ताल्लुक़ रखती हैं। मैंने अपना ये सफ़र जो स्टार्ट किया था ये मैंने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र, क्योंकि मैं हाउसवाइफ भी हूँ और माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। अच्छा, हाउसवाइफ है और उसके साथ आप अपना बिजनेस रन कर रही हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे घर में फ्री नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा सोशल मीडिया का दौर है, तो हम घर बैठकर भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं, जो कि आपको लगता है कि काफ़ी मदर्स होती हैं कि वो सोचती हैं कि आप जॉब नहीं कर सकते। सो मैंने फिर सोचा और मैंने फिर ये स्टेप लिया और मैंने पावर ईगल्स कम्युनिटी को ज्वाइन किया। मैंने तो रबिया ये बताइए, पावर ईगल्स कम्युनिटी है क्या, और इसको किस तरह से हमारी जो ऑडियंस है वो ज्वाइन कर सकती है? बेसिकली पावर ईगल्स कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप
कोई भी हो, इसमें हाउसवाइफ्स भी हो सकते हैं, Okay. इसमें डॉक्टर्स भी, इसमें इंजीनियर्स भी, और इसमें बहुत से ऐसे लोग जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, और हाँ। बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनके पेरेंट्स उनको बाहर निकल कर काम करने की परमिशन नहीं देते। सो पावर ईगल्स कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग्स कि आपने घर बैठकर किस तरीके से अर्निंग करनी है 170 प्लस कंट्रीज में। ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और इट्स अ ह्यूज नंबर कि आपके पास इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतनी ज़्यादा आपके पास जो है ना वो कंट्रीज़ हैं जिसमें आप अपना बिजनेस अपने घर से बैठ के कर सकते हैं। तो रबिया, जैसे कि आपने बात की है कि हर तरह की, चाहे स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, कर सकती है, सिर्फ मर्द हजरात भी इसका हिस्सा बन सकते हैं या खवातीन ही सिर्फ ये कर हमारे सकती हैं? पास मर्द और औरतें सब हैं। मीन्स Okay. कि हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स अच्छा। भी हैं, टीचर्स भी हैं जिन्होंने हाँ। हमारे साथ ज्वाइनिंग की है। इवन के पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने हमारे हाँ। साथ ज्वाइनिंग दी है, वाह। जो कि कुछ मतलब जॉब से हटकर कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। और जैसे कि मैं देख भी रही हूँ कि बड़ी खूबसूरत सी प्रोडक्ट्स के जो है ना हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो ये प्रोडक्ट्स स्किन केयर की हैं और क्या क्या आपकी रेंज है प्रोडक्ट्स के हवाले से, अगर थोड़ा सा आप बताएं हमारी देखने वाली बेसिकली ऑडियंस को। हमारी कंपनी मैम 300 प्लस प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। अच्छा। ये बेसिकली इसमें स्किन केयर की भी है, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स Okay. हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, किसी को वेट लॉस का इशू है तो हमारा एक प्रॉपर एक डाइट प्लान के साथ हम Okay. प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ। किसी को हेयर फॉल का इशू है देन हम उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। किसी को स्किन का इशू है देन हम इनको ये वाली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड Okay, करते हैं। okay. मीन्स कि आप यहाँ पर हेल्थ के साथ वेल्थ भी अर्न कर सकते हैं। वाह, मतलब कि एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसमें जितने भी हमारी ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हैं वो ना सिर्फ अपने स्किन का ख्याल रख सकती हैं बल्कि अपनी हेल्थ का ख्याल भी रख सकती हैं, और साथ ही साथ वो बहुत हैंडसम अमाउंट भी अर्न कर सकती हैं, क्योंकि आजकल महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो शॉपिंग के लिए जब अपने मियाँ हज़रात से पैसे मांगती ना ख़वातीन, तो मियाँ को ये होता है कि ये किस तरह के, मतलब किस तरह हम मैनेज करें सब चीज़ें, तो इनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो इस तरह के बिजनेस से हम उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो खवातीन के लिए स्पेशली ये बहुत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट, मैं कहती हूँ, अपॉर्चुनिटी है। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हमारी जो आजकल की नहीं, मीन्स कि अगर हम सोचें 21 सेंचुरी में भी काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं जो बाहर नहीं निकल सकती। हाँ। और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, उन्हें नहीं पता कि आपने एक कॉल पे किस तरीके से पर्सन को गाइड करना है, किस तरीके से अगले बंदे से बात करनी है। तो हम यहाँ पर उन लड़कियों को लाते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि उनको पता हो कि भाई आपकी अगर एक ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी है तो इसमें कुछ बने। ओके। अपने आप को इतना इम्प्रूव करें, अपने फ्यूचर के लिए इतना कुछ करें कि अगला आपकी तारीफ में कुछ कह सके। बिल्कुल। मीन्स कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, इस बिजनेस के थ्रू आ रहा है और आप फर्दर लोगों की हेल्प कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा हमारी यूथ के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए और क्या होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान को जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि उसकी इकॉनमी जो है वो बहुत बैलेंस हो और हर बंदा अर्निंग करे, और अच्छी अर्निंग करना हर किसी का ख्वाब होता है। तो रबिया, थोड़ा सा अगर इसके प्रोसेस की बात की जाए कि सबसे पहले कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो थोड़ा सा आप बताएं। ओके, सबसे पहले ये है कि हम लोग 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको पता हो कि आया कंपनी है क्या, इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कब से अपना बिजनेस को रन कर रही है। सो बेसिकली हम ट्रेनिंग्स में ये बताते हैं। और ये ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है। इसका मेन पर्पस आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना, आपको मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से हाई होते हैं। आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि आपने सोशल मीडिया को, जो बेसिक पर्पस है इस बिजनेस का, कि उसको कैसे हैंडल करना है। सो उसके बाद क्या होता है कि जाहिर सी बात है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी अगर हम रखें माइंड सेट, सो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप लाखों में कमाएं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा ना। और फिर 170 प्लस कंट्रीज का आपको लाइसेंस मिलता है। जब आप एक कंपनी के साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे, उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेसिकली ये परचेजिंग है, जो आपको एक कंपनी उसके रिटर्न में प्रोडक्ट्स देती है। प्रोडक्ट्स देती है कि भाई आप पर्सनली यूज करें। आपने अगर इसको सेल आउट करनी है, आप सेल आउट कर सकती हैं। आप अपनी उस अमाउंट को मतलब वापस ले सकती हैं। हमारी कंपनी आपको ये भी आगे से फैसिलिटी देती है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो हमने प्रोडक्ट्स दी हैं वो आपने लेकर रख ली।
ओके ओके। हमारी कंपनी कहती है कि आप रिटेलिंग भी कर सकती हैं, आप एज अ बिजनेस कोच भी काम कर सकती हैं, आप एज अ रिक्रूटमेंट भी काम कर सकती हैं। तो मतलब बिजनेस के अंदर ही डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं कि जिनके थ्रू आप जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। जिसको जो फ्लेक्सिबल लगे वो उसको करे। तो ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा आप समझती हैं कि लड़कियों के लिए अप्रोप्रिएट रहती है? एज अ मदर और एज अ हाउस वाइफ मुझे लगता है कि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक माँ हैं, आपको पता है आपने घर कैसे रन करना है, तो आपको पता है आपने अपनी टीम को कैसे रन करना है। सो आई थिंक सो कि मैं रिक्रूटमेंट की तरफ जाऊंगी कि टीम बिल्डिंग बेस्ट पॉइंट है घर बैठ के अगर लड़कियां काम करना चाह रही हैं। बिल्कुल ठीक। और थोड़ा सा रबिया, मैं देखने वालों के लिए थोड़ा सा उनको नहीं पता होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइड करें कि पैसिव इनकम बेसिकली क्या है जो आपके बिजनेस के थ्रू लोग जनरेट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से बता देती हूँ। पीसी एक होटल है, ठीक है, मैकडोनल्ड की मिसाल ले लें। जब मैकडोनल्ड स्टार्ट हुआ होगा उसके पास इतनी अर्निंग नहीं थी, थोड़ा बहुत आया, उसने फिर अपने बिजनेस पे लगा दिया। वो क्या थी, इसकी एक्टिव इनकम थी, मींस बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में नहीं थी, पर वो खुद ही मेहनत करके खुद ही मतलब उस पर मतलब लगा रहा था। पैसिव इनकम में क्या आ गया कि आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बिजनेस ग्रो होता गया। ग्रो होने के साथ साथ आपकी जाहिर सी बात है आपकी जो ब्रांचेस थी वो ज़्यादा हो गई, मींस के मैकडोनल्ड की जो फ्रेंचाइज हैं काफ़ी जगह पे हैं जी। तो उससे क्या हुआ, आपकी अर्निंग आपको ज़्यादा आना शुरू हो गई। मजीद के आपको मजीद अर्निंग जो आना शुरू हो गई आपकी जो ब्रांचेस थी मैकडोनल्ड की उससे, तो वो क्या है, आपकी पैसिव इनकम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टीम बिल्डिंग के लिहाज से बताती हूँ। मैंने फर्स्ट मंथ में ज्वाइनिंग की और मेरे साथ 10 लोगों ने ज्वाइनिंग की है, माशाल्लाह, ठीक है। सो मेरी वो क्या है, एक्टिव इनकम है। अब नेक्स्ट मंथ में जाहिर सी बात है उन 10 लोगों के साथ भी तो और लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, हमारी एक मार्केटिंग हो गई। मैं एक और यहाँ पर चीज़ आपको ना बताती चलूँ, ये पैरामिड स्कीम नहीं है। पैरामिड स्कीम ये होती है, मैं आपको वो भी यहाँ पे बता दूँ। पैरामिड स्कीम में ये होता है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं सिर्फ उनको यहाँ से बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर आपको इस लिहाज से देखा जाए तो ये हराम होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारा मार्केटिंग प्लान देखें, हमारे मार्केटिंग प्लान में जो है आप जिस पर्सन ने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही मिलता है, चाहे वो लीडर है या चाहे वो डाउनलाइन है, चाहे वो सिफर से स्टार्ट किया है, चाहे वो बहुत बड़ी लेवल पे बैठा काम कर रहा है। सो उसको उतनी ही मेहनत का उसका सिला मिलेगा जितना वो कर रहा है। ओके, हमारा ये है यहाँ पर। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर किसी को ये नहीं होता कि उसने ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, इसने कम काम किया इसको। हर किसी को हमारी कंपनी का एक प्रॉपर सिस्टम है कि सिस्टम कैसे है, जैसे हमारा बैंक है जी, आपने वहाँ पे एक अकाउंट ओपन करवाया, आपकी मंथली स्टेटमेंट होती है कि भाई आपने इतना क्रेडिट करवाया, इतना डेबिट करवाया। इसी तरीके से हमारे जो लाइसेंस होता है उसमें पता होता है कि आपने इतना काम किया है, आपकी इस कंट्री से टीम जनरेट हुई है, आपकी इतना पे आउट जो है वो मतलब आपने अचीव कर लिया है इस मंथ। हमारा ये फुल क्राइटेरिया होता है कि आपके पास हर चीज़ सेव होती है। ओके, तो इस पूरे सिस्टमेटिकली पूरे टीम को चलाने के लिए क्या हर बंदे के पास वो चेक इन बैलेंस होता है कि वो देख सकता है कि कहाँ पे उसने कितना, मतलब उसने कितने सेल कर दी है या कितने लोग जो है उसके टीम में आए हैं, तो वो सारा अगर बाय सेल्फ वो चेक करना चाहे तो उसका पूरा सिस्टम है? उसका पूरा सिस्टम होता है, जैसा भी आपको मैंने बताया कि जो हमें लाइसेंस मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने हीट लोशन को सेल आउट करना है, सो उसकी हमारी इन्वेंट्री होती है उसके लाइसेंस में। क्योंकि जो रिटेलिंग का काम करते हैं उनको दो तरह से बेनिफिट मिलता है, एक प्रोडक्ट्स को सेल करके और एक जो कंपनी उसको पे आउट देती है उस तरीके से, ठीक है। सो उसका प्रॉपर हम जिस कहते हैं ना कि ऐड करते हैं उसके लाइसेंस में कि इस पर्सन ने इतनी प्रोडक्ट्स को परचेज किया है, अब ये सेलिंग कर रहा है। ओके ओके। सो रिक्रूटमेंट में ये होता है कि आपको पर पर्सन यहाँ पर अमाउंट मिलती है अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पर्सन आए आपके पास और डॉलर का रेट हाई जा रहा है तो आपका ये 32 से 33,000 हो सकता है पर पर्सन, लेकिन 28,000 पर पर्सन फिक्स होती है यहाँ पे अमाउंट। मतलब कि हर पर्सन के साथ एक परसेंटेज जो है वो रखी जाती है जिसके जरिए चाहे वो डाउनलाइन में काम कर रहे हैं या अपलाइन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए ईजी है यहाँ पे अच्छी अमाउंट करना। ठीक हो गया। सबसे बड़ा हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ में ये कंसर्न होता है कि क्या प्रोडक्ट्स जो है हलाल है, क्योंकि ये एक अमेरिकन कंपनी
कंपनी है और आप जैसे बता रही हैं कि हेल्थ से रिलेटेड भी है, इसमें मेडिकेशंस का पे भी काम किया जाता है, तो क्या ये हलाल है? हाँ जी मैम, बिल्कुल ये हलाल है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ इनके सर्टिफिकेट्स हैं, हमें पता है इनके इंग्रेडिएंट्स का। क्योंकि जब हम एक प्रोडक्ट्स को सेल करना है या हमने पर्सनली यूज़ करना है, तो एज अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है कि पहले हम उनकी इंग्रेडिएंट्स को देखें। तो देन हम किसी थर्ड पार्टी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये परचेज़ करें। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास इनके प्रॉपर सर्टिफिकेट हैं, जहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स बनती हैं वहाँ पर हलाल का इनका स्टैम्प है। सो इसलिए इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं कि ये हराम है। हम एक चीज़ जब प्रमोशन कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि ये हलाल है, ओवरऑल ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे आप बता रही हैं कि 300 के अबव जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, तो इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज को एक नया आने वाले बंदे को किस तरह से पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए कौन सी यूज़ करनी है? क्योंकि अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो वो हर किसी को आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, उसको प्रॉपर उसकी तकलीफ़ को पहले समझना और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पर पम्फलेट होते हैं, उसमें हर प्रोडक्ट के साथ बेनिफिट्स लिखे होते हैं कि अगर किसी को ये डिजीज़ है तो आपने ये वाली मेडिसिन सजेस्ट करनी है। सबसे पहली चीज़ ये हम पेशेंट का पूछते हैं कि आपको बीपी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, या आपको कोई बॉडी डिजीज़ तो नहीं है, देन हम उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ताई अम्मी, उनको शुगर थी और उनकी बॉडी में मीन्स कहते हैं कि ज़्यादा काम नहीं करती थी। सो मैंने उनको अपनी कंपनी की प्रोडक्ट सजेस्ट की थी, इवन के बहुत वो महंगे डॉक्टर से इलाज करवा रही हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ तो पर्सनली मीन्स कि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करवाई हैं और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है इस टाइम। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनका यही कंसर्न होता है कि जो वो प्रोडक्ट के काम करे उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या वो हलाल है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक खुशी की बात कह लें, ये मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप घर पे बैठ के मेरे प्रोग्राम के बाद एटलीस्ट जो है वो अपने फ़ोन के ज़रिए क्रॉल करते हुए अपने कंफर्ट जोन में बैठ के जो है एक हैंडसम अमाउंट को अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो बिज़नेस कोच, बिज़नेस एक्सपर्ट मौजूद है रबिया, जो कि हमें बता रही हैं कि किस तरह से आप अपने घर के कंफर्ट जोन में रहते हुए हर एज की बच्ची, हर एज की जो खातून है वो कर सकती हैं। सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनसे मज़ीद जानते हैं कि रबिया, इसमें एज की तो आपने बता दिया कोई लिमिट नहीं है, तो क्या इसमें कोई एजुकेशन का भी है कि कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं क्या वो ये बिज़नेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आप एज लिमिट कोई नहीं है, इसमें एजुकेशन आपसे नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये कहते हैं कि अपनी एफर्ट्स दें, अपना थोड़ा सा टाइम लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक बिज़नेस को रन करना है तो आपकी एफर्ट सबसे पहली चीज़ है। और आपने जैसे अभी कहा कि अगर कोई जॉब करता है तो एज अ पार्ट टाइम इसको लेके रन चल सकता है, मीन्स एज अ बिजनेस, एज अ पार्ट टाइम आप इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम करना है, जैसा कि हमारी जॉब्स में होता है कि भाई आपने इस फिक्स टाइम पे आना है और फिक्स टाइम पर ही जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर ने हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि जब आपको इजी लगे आपने तब काम करना है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी एक बिज़नेस कम्युनिटी है आपकी पावर ईगल्स, आप उससे बिलोंग करती हैं, तो जितनी भी देखने वाली ऑडियंस है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि एक ही कंपनी के या एक ही ग्रुप के हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, तो लोग किस तरह से, उनको कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक पावर ईगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बेसिकली हमारी इंस्टा आईडी है पावर ईगल्स के नाम पे, और जो पावर ईगल्स कम्युनिटी की को फाउंडर एंड CEO है मैम बिनिश अबू बकर। आप उनको इंस्टा पे जाके सर्च कर सकती हैं, बिनिश अबू बकर के नेम से पेज है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको कहता है कि भाई हम पावर ईगल्स से हैं या कोई भी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है स्कैम और फ्रॉड बहुत ज़्यादा है आजकल, आप किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकते। सो हमारे पास ऑथेंटिक्स, हमारे जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर नेम बने हुए हैं कि हम बताते हैं कि हम ओरिजिनल पावर ईगल्स टीम से हैं। सो ये हमारा पर्सनली होता है कि हम लोग हर किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको हमने एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप। और जैसा आपने कहा कि काफ़ी कम्युनिटीज़ काम कर रही
रही हैं ओके। इस टाइम फॉरएवर के साथ। सो हमारी अपनी कम्युनिटी है पावर ईगल्स के, जो कि इस टाइम रन हो रही है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपने परचेजिंग करनी होती है, अगर वो आपको कह रहे हैं कि 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है और हम पावर ईगल्स के साथ हैं, सो वो टोटली रॉन्ग है। ओके। क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर वो 1 लाख प्लस में है। ओके। ओके। ठीक है। सो काइंडली ये मेक श्योर जब भी आप लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जानें कि ये वाकई में एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, ये आपके साथ स्कैम या फ्रॉड तो नहीं हो रहा। सो हम एक प्रॉपर तरीके से उनको लेकर चलते हैं कि आपने इसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। किस तरीके से ज्वाइन करना है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिल्कुल। और सबसे बड़ा हमारा किसी भी बिजनेस को या काम को शुरू करने के बाद कंसर्न ये होता है, चाहे वो मर्द या ख़वातीन है, कि अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो इसमें कितना टाइम लगता है इस काम को सीखने में, स्टार्ट करने में और अर्निंग में? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ। हम एक स्कूल ओपन करते हैं, ठीक है। आप वहाँ के ओनर हैं, जाहिर सी बात है आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, आपने हर चीज़ बहुत टॉप क्लास रखी है, आपने टीचर्स रखती हैं। अब बात आती है हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। फर्स्ट मंथ में आपके पास 5 बच्चे आ गए, ठीक है। आपके पास जो अर्निंग आएगी वो 5 बच्चों की आएगी। ये क्या हो गया, आपका पहला स्टेप हो गया। यहाँ पर आपकी टीम क्या है, आपकी टीचर्स हैं। ठीक है। आपके स्कूल में आप सिर्फ ओनर हैं, आपके स्कूल को जो रन कर रही हैं वो आपकी टीचर्स हैं, वो आपकी टीम है। आपने उनको लेकर चलना है, आप मीटिंग्स करते हैं, आप मैनेजमेंट करती हैं, आप उनको फैसिलिटीज देती हैं। उस टीम ने फर्दर आपके बिजनेस को ग्रो करना है। ठीक है। आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है उस टीम से है। सेम यहाँ पर ही मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एज अ लीडरशिप काम करती हूँ, मीन्स कि मेरी टीम बिल्ड हुई हुई है। इस टाइम मेरी टीम 150 प्लस लोगों की टीम है, जो ओवरऑल काफ़ी मुल्कों से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, साउथ अफ्रीका से, इटली से, यूके से, मिडल ईस्ट ओवरऑल से, पाकिस्तान से। और आप सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से सोशल मीडिया हमारा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स हुई थी, देन उन्होंने हमारे साथ ज्वाइनिंग की थी। सो ये क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लस पॉइंट है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हम ये फजूल का टाइम वेस्ट करते हैं, आप उसी को यूटिलाइज करें। और घर बैठकर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती करती कि आप बहुत ज़्यादा लाखों में कमाना स्टार्ट कर दें। आप 50, 60, 70 आप स्टार्ट तो करें। एक हैंडसम अमाउंट जितनी एक घर में मिडिल क्लास फैमिली में जो है, यहाँ पे अगर हम बाहर निकलते तो शायद उतना हैंडसम अमाउंट नहीं अर्न कर पाते हैं। तो जितने भी सब खवातीन देख रही हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि बेहतरीन है, क्योंकि वो जारी बात अपने घर को, मियाँ को मैनेज करना। जैसे कि मैं प्रोडक्ट देख भी रही हूँ, ये स्किन केयर से रिलेटेड है। अगर थोड़े से इनकी रेंज के हवाले से जैसे आपने बात की कि 300 प्लस हैं, तो क्या 300 पे ही आपको काम करना पड़ता है या फिर आप 1-2 स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने काम कैसे स्टार्ट करना है। जब आप इस बिजनेस में एंटर होते हैं, आपने रजिस्टर्ड होना है। सो बेसिकली हमारी कंपनी का एक बॉक्स होता है जिसको हमने परचेज करना है, और उसका नाम होता है जर्नी पैक। मीन्स कि आपका वो फर्स्ट स्टेप है कि आपने यहाँ से ये प्रोडक्ट्स लेनी है। और वो बॉक्स आप मुल्क कहीं पे भी 170 प्लस कंट्रीज में काम करेंगे, सबके लिए वो बॉक्स एक जैसा है। बिल्कुल सही। और उसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 20 से 21 प्रोडक्ट्स होती हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्किन केयर की होती हैं, हेयर फॉल की होती हैं, वेट लॉस की होती हैं, उसमें हनी भी होता है, लिप बाम भी होते हैं। मीन्स डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। पूरा अब तो वैसे भी लोग बड़ा जो रवैया बहुत ज़्यादा ना स्किन केयर पे सर्व करने लगे, खर्च करने लगे। पहले इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता था, अब तो हर किसी को चाहिए ग्लोइंग सी स्किन हो, बाल अच्छे से हो। और वेट का जैसे आपने कहा है कि वेट का आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा है कि उनको मेंटेन करना है। अगर आपने वेट, तो मोस्टली लोग तो कम करने की चाह में ही हैं। अगर आप वेट को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास क्या मौजूद हैं, कोई प्रोडक्ट्स वगैरह? हाँ जी, हमारे पास मल्टी वाइटामिन्स हैं। हम सजेस्ट करते हैं जिनको वेट का इशू है, मींस के जिनका नहीं बढ़ रहा होता। समटाइम्स ये होता है ना, किसी ने लॉस करना होता है तो वो भी स्टक हो जाता है, किसी ने गेन करना होता है वो भी स्टक हो जाता है और गेन नहीं होता। तो उसके लिए भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। मल्टी वाइटामिन्स होती हैं, एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल है, इसके अलावा शेक होते हैं पीने के लिए जो हम सजेस्ट करते हैं अपने पर्सनस को। ठीक है, मतलब कि वो इस तरह से पूरी एक रूटीन के थ्रू अपनी स्किन का, हेयर का एक ही प्रोडक्ट के अंडर जो है वो सब कर लेती है। क्योंकि एलोवेरा हम वैसे भी देखते हैं उसके बहुत ज़्यादा, अगर आप फ्रेश एलोवेरा की भी बात करते हो तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और एक पूरी हमें बनी बनाई पैकिंग में अगर चीज़ मिल जाएगी तो उससे ज़्यादा तो मैं समझती हूँ कि कोई और बेनिफिट्स हो नहीं सकते हैं। थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से अगर मज़ीद बात करें तो ये जो आप ट्रेनिंग की बात करी थी, ये थ्रू आउट आपका बिजनेस चलती रहती है या इनका कोई टाइम
टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम के लिए जो है वो ट्रेनिंग्स होंगी, एंड देन फिर उसके बाद आपको अपने बिजनेस को खुद चलाना है? मैम सबसे पहली चीज़ ये है, जो हमारी 3 to 4 डेज़ की ट्रेनिंग्स हैं, इनका एक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टाइम कैसे, कि फर्स्ट डे इस टाइम पे आएगा, सेकंड डे की अलग टाइमिंग होती है, थर्ड डे की अलग टाइमिंग होती है। ये क्या होता है, ये आपका से कहते हैं ना कि आपने स्टार्ट लेना है, यहाँ पे आपकी लर्निंग हो रही होती है। आफ्टर ज्वाइनिंग सबसे मेन होता है कि आपने 2cc करवा दिया। 2cc मीन्स के प्रोडक्ट्स की परचेसिंग। ओके। 2cc करवाने के बाद आता है कि आपने बेसिक अपने पर्सन को किस तरीके से लेकर चलना है। तो हमारा रोज 1 घंटे का पावर आवर होता है, जिसमें हम अपने न्यू पर्सन्स को ट्रेनिंग देते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हाई होंगे, आपकी गाइडलाइन कैसी होनी चाहिए, आपने अपना 4 मंथ में कैसे लेवल अचीव करना है, और इसके सबसे बेसिक के सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, सोशल मीडिया पे कंटेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, आपने कौन सा ऐप यूज़ करना है, ये सब कुछ हम आपको देते हैं। आप किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं? सॉरी, किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं? जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास जो है यूट्यूब है, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो है ये बिजनेस रन कर सकते हैं? आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया ऐप सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जो से भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप सबको ही एज अ सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है रबिया कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जो है सोशल मीडिया पे आने में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी क्या है, या आपको अपना फिजिकल अपेयर होके ही अपने प्रोडक्ट को, जैसे आप यहाँ पे प्रमोशन कर रही हैं, बैठी हैं कॉन्फिडेंटली बात करके अपना पूरा बताया, तो किस तरह से, कि कुछ ऐसी भी तो बच्चियाँ होंगी जो कहती होंगी कि नहीं हम नहीं सोशल मीडिया पे आ सकते या हम नहीं कर सकते, उनके लिए बिज़नेस के साथ फ्लेक्सिबल है, ये मैं जानूँगी, और कितना ज़्यादा मज़ीद इसमें आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए स्कोप है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि वो बात करें जो आपके फ़ायदे की है और आपके मतलब की है। ऑनलाइन बिजनेस करना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो जाते हैं, तो स्कैमर से आपकी जान छूटी रहे और आप बचे रहें, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएँ जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप अर्निंग कर सकें, बल्कि आपकी लर्निंग हो सके। सीखने का अमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी अच्छी बात है कि कोई ऐसा बिजनेस आपके पास हो जहाँ पे आप नए नए लोगों से मिल भी रहे हैं, मतलब टेलीफोन के थ्रू, डिफरेंट तरह की ऐप्स के थ्रू, आपको जाना नहीं पड़ा, अपने घर पे मौजूद है, लेकिन आप अपने फ़ोन के ज़रिए ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं, आप अपना सीख भी रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अर्निंग भी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, और इसी हवाले से अमेरिकन कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो आपको घर बैठे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। उन्हीं की टीम है पावर ईगल्स, जिसके साथ आप राब्ता कर सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है वो बहुत ही प्लेजेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। और पावर ईगल्स की मैनेजर रबिया हमारे साथ मौजूद हैं, और रबिया से पूछते हैं कि रबिया, आपने जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया तो फैमिली का किस तरह से मतलब रिस्पॉन्स था, आप किस तरह से इस बिजनेस तक पहुंची थी? मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी कि इतने का पैकेज है, मैंने ये प्रोडक्ट्स बाय करनी है, तो मेरे हस्बैंड का सबसे फर्स्ट रिएक्शन, ये स्कैम हो जाएगा। मैंने ये ऐसा किया हुआ था, नहीं रबिया ये ऐसे नहीं करना। मैंने कहा देखिए, हम इतनी जगह पे अपनी अमाउंट लगा लेते हैं, ठीक है, अगर मैं एक जगह पे करके देखना चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से कुछ बन सकती हूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकती हूँ, तो मैंने वो स्टेप लिया। मेरे हस्बैंड बिल्कुल एग्री नहीं थे जब मैंने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया, अल्लाह का नाम लेकर। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया उसके बाद कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटियों को दुआएं देते हैं, उन्होंने मुझे दुआ दी कि अल्लाह आपको कामयाब करे। सो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से, मेरे इन लॉज़ की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, और मेरे वालिदैन की बहुत दुआएं थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद इन 4 मंथ्स अपना मैनेजर क्वालिफाई किया था। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसे मतलब मुझे भी बहुत सारी मेरी ऐसी ऑडियंस है जो हमेशा कुछ भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहले जो है फैमिली को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फैमिली को किस तरह से कन्विंस करके आगे बढ़ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है। फिर उसके बाद जब अब आप माशाल्लाह से
अर्न भी कर रही हैं और आपने जैसे आप बता रही हैं अपना लेवल भी आपने अचीव किया है, तो अब कैसी आपके हस्बैंड का किस तरह से रिस्पॉन्स आता है और क्या वो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि आओ मेरी बेगम के साथ इसके बिजनेस का हिस्सा बनो? बेशक देखें, जब आप अर्निंग करना स्टार्ट करती हैं ना, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट करनी है। हाँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे अब यहाँ पर अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान आई हूँ, बेसिकली अपने बिजनेस के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, अपनी टीम के लिए। सो सबसे ज़्यादा हाथ से मेरे हस्बैंड का है, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ का है, क्योंकि माशाल्लाह से जैसे मैंने आपको बताया मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको छोड़ कर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और जहाँ तक बात रही कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, देखें आजकल हम 21 सेंचुरी में हैं, हम सोशल मीडिया है क्या, हमारे हाथ में सोशल मीडिया है। ठीक है, हम अपने वालिदैन से कहते हैं कि भाई हमने ये फ़ोन लेना है, हमारे वालिदैन ले देते हैं, हमने इस होटल में खाना खाना है, हमारे वालिदैन लेके जा सकते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक घर में बैठकर सेफ्टी के साथ एक लड़की काम कर सकती है या उसको करना चाहिए, हाँ। अगर आप चाहें, जहाँ पे हम हर चीज़ के लिए अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अगर आपको लगता है कि आपने 1 लाख लगाकर, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लगाकर अपना बिजनेस को रन करना है, स्टार्ट करना है, तो मेरे ख्याल से ये फिर हमारे लैम एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम स्टार्टअप नहीं ले पाते। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड को आपने पहले कन्विंस किया, जाहिर बात है उससे पहले की और अब की लाइफ में, मतलब एक हाउस वाइफ है और अब एक बिजनेस वूमेन है, दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस है और किस चीज़ ने जो है वो आपको, एक कहते हैं ना कि आपको कहीं से मोटिवेशन मिलती है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिली थी रबिया को कि जहाँ से सोचा कि नहीं अब बिजनेस करना और कुछ करके दिखाना है? मैं आपको सही बताऊं, मैंने मतलब बचपन से लेके अब तक मैंने अपनी मदर को घर में देखा था। मेरी मदर चाहती थी कि मेरी बेटी ऐसे हो, मेरी बेटी वैसे हो। सो मेरे दिमाग में था कि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया है, मेरे पास मास्टर की डिग्री है, सो मुझे ये जंग लगाकर तो नहीं ना घर में बैठ जाना। मेरे अंदर इतनी, मुझे लगता था इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतनी अपने आप को, सेल्फ बिलीविंग का लेवल मेरे में इतना हाई था कि मैं कुछ कर सकती थी। सो सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने खुद को ही मोटिवेट किया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपने अगर एक काम स्टार्ट करना है तो आपको किसी सेकंड या थर्ड पार्टी की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपने ये चीज़ करनी है, तो तब आप वो चीज़ कर सकती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, आप में जब तक मोटिवेशनल खुद नहीं पैदा होगी, वही बात आती ना, जब तक आपका दिल नहीं करेगा नमाज पढ़ने का, जब तक अल्लाह की तरफ से आपको कॉल नहीं आएगी, आपने नमाज नहीं पढ़नी। तो सेम यही था, मेरे दिल से मुझे आवाज़ आई, मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझे कोई प्लेटफॉर्म दिखाया है, किसी को जरिया बनाया है, तो मुझे ये चूज़ करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ वूमेन, एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को, जो कि मोस्टली हाउस वाइफ्स हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे आज के दौर में हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब मैं एज अ इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, मुझे पता है कि मुझे, अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे कोई परचेज़ भी करनी होती है, मुझे कोई चीज़ खरीदनी होती है, मैं विदाउट टैग, मतलब मुझे नहीं पता उसका कितनी प्राइस है, मैं वो चीज़ ले सकती हूँ। ये क्या है कि आप इस काबिल हो गई, अल्लाह ने आपको इस काबिल बना दिया है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ा। तो अगर थोड़ा सा अर्निंग की बात करें तो रबिया, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ हमारी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप मैनेजर लेवल पे हैं, तो मंथली देखें तो रबिया कितना अर्न कर लेती हैं जिनको टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती? माशाल्लाह से मैं आपको बताती हूँ, मेरा फर्स्ट पे आउट था वो 92,000 का था, और जो मेरे अब पे आउट्स आ रहे हैं वो 5 लाख प्लस में आ रहे हैं। माशाल्लाह। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर कि आपके यहाँ पर अर्निंग की लिमिट नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जैसे जैसे टीम बिल्ड होती है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, उस तरीके से हमारी अर्निंग और ज़्यादा होती है। दिन के कितने मतलब घंटे काम करती हैं, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि हाउस वाइफ भी हैं, मदर भी हैं, 2 माशाल्लाह बड़ी प्यारी बेटियां हैं आपकी, तो उनके साथ रूटीन को किस तरह से मैनेज करती हैं, कितने आवर्स के लिए आप काम करती हैं? बेसिकली मैं अपनी टीम को जैसे इस टाइम सपोर्ट करती हूँ, ओवरऑल मैं पर्सन से बात करती हूँ, तो 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर ऐसे कि मैंने टाइम मैनेज किया हुआ है। जैसे मैंने 6 o'clock अपने हस्बैंड और बेटी को भेजना है, उसके बाद मेरे पास टाइम होता है 7 से 9 AM तक। सो वो 3 घंटे क्या है, मैंने अपने पर्सन्स को डील करना होता है, या मैंने अपनी टीम को देखना होता है कि मेरी टीम कहाँ से वीक जा रही है, उनको मोटिवेट करना होता है। मीन्स उनको फिर मैंने मीटिंग्स के जरिए से मोटिवेट करना होता है। मैंने इस तरीके से अपना रोज़ का एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैंने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे मैंने अपनी इस बेटी के साथ चलना है, इस टाइम पे मैंने घर के काम करने हैं, तो मैंने हर चीज़ को उस तरीके से मैनेज किया हुआ है। मतलब कि आप वो 3 घंटे में अपना पूरा अपने क्लाइंट्स को भी डील करती हैं और आपको
कोचिंग भी कर रही हैं, हाँ जी, राइट? हाँ जी। तो उस कोचिंग सेशंस के दौरान डिफरेंट तरह जारी बात है कि अपनी टीम को लेके चलना, उनके मोरल को जो है वो हाई रखना, बड़ा डिफिकल्ट नहीं लगता चीज़ें करना कि किसा, या आप इंजॉय कर रही हैं इन सब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट डे क्लास में जाती हैं, केमिस्ट्री की बुक खोल दें, आप कंफ्यूज होंगी, भाई हायला ये मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप एक टीचर लेक्चर डिलीवर करता है, आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर ये ए आना है, यहाँ पर बी आना है, यहाँ पर सी आना है। सेम इसी तरीके से जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था, बहुत मुश्किल था, नहीं समझ आती थी किस तरीके से मैं कर भी सकूंगी। लेकिन अब पता है कि भाई अब कि टीम मुझसे जुड़ी है। अगर एक टीम पैसा लगाकर आई है, वो मुझ पर यकीन करके आई है, पावर ईगल्स कम्युनिटी पर यकीन करके आई है, तो फर्दर उसको ग्रो कैसे करवाना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कभी आपको कहीं हर्डल्स पेश आती हैं या आपको लगता है कि मुझे कहीं पे है, तो आपके जितने सीनियर्स हैं, जैसे आप अपनी सीईओ की बात कर रही हैं, और भी टीम में मेंबर्स हैं, तो उनका आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है, किस तरह से आप एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब कनेक्टेड रहते हो? हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे मैनेजर्स हैं उनके अलहदा, सुपरवाइजर्स के अलहदा, असिस्टेंट मैनेजर्स के अलहदा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जाहिर सी बात है, बिजनेस है, समटाइम्स बहुत सी मुश्किलात आती हैं, आपसे नहीं हैंडल हो रहा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपलाइन मैम बिनिश अबू बकर, जो यहाँ पर सीईओ एज अ सीईओ काम कर रही हैं, एज अ डायमंड मैनेजर हैं इस कंपनी में। सो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, वो मुझे बताती हैं कि बेटा आप यहाँ पर गलत हैं, आपने इस तरीके से स्टेप लेना है, इस तरीके से बात करनी है। जाहिर सी बात है, हमने गलतियां करके सीखना है। आप फेल हो, एक बंदा फेल होता है तो उसको पता होता है कि उसने कहाँ गलती की है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता। तो सेम यही है कि मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, जो कि डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, और ख़ुद मेरी अपलाइन बहुत अच्छी हैं। क्योंकि जहाँ पे भी हम देखते हैं ना, वर्किंग इन्वायरमेंट में हमारे सीनियर्स बहुत ब्लेसिंग, मैं समझती हूँ इस बात को, कि अगर आपको कोई सिखाने वाला है, आपको बताने वाला है, और फिर इस तरह का बिजनेस जहाँ पे किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सब ने अपना काम करना, जिसने जितना काम किया उतना अर्न किया, तो ये बहुत एक मैं समझती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। और मर्द हजरात भी अगर इसको करते हैं तो उनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे गुजारा करना एक बंदे पे, जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम्स वैसे हैं कि घर के जो है ना मर्द हजरात पे सारी अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो हमारी खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बिज़नेस को स्टार्ट करें, और ऑनलाइन अगर मिल जाए तो फिर इसमें अच्छी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। और जिस तरह से आपने पूरा गाइड किया, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आई, और मेरी स्पेशली ऑडियंस को आपने बताया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमें खवातीन देख रही हैं वो घरों में बैठी आपसे इतना ज़्यादा मोटिवेट हों कि आपसे कॉन्टेक्ट करें और आगे बिजनेस को बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच रबिया, आप आई, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और स्पेशली मैं अपनी हाउसवाइफ्स के लिए और उन सब बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ कि स्टेप लें, क्योंकि आप आज के दौर में रह रही हैं, आप 21 सेंचुरी में रह रही हैं, अपने थिंकिंग और माइंडसेट को चेंज करें। अगर आप चाहती हैं आप किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड ना करें, किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंड ना करें, आप खुद अपने लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर बने सबसे पहले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह करे कि आपको और भी कामयाबियाँ मिले, और अब इसी तरह से जो है वो लोगों के लिए भलाई और आसानियाँ पैदा करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रबिया, बहुत शुक्रिया आपकी शिफावी का। और जितने भी मेरे देखने वाली प्यारी प्यारी मेरी ऑडियंस है, खवातीन है, उनके लिए स्पेशली जो है वो आज का पूरा सेशन बहुत ज़्यादा आई एम श्योर फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आप भी घर बैठे अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, पावर ईगल्स, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। आपको कहीं पे नहीं जाना, घर पे सिर्फ आपको 3 से 4 घंटे काम करना है और आप एक हैंडसम अमाउंट कमा सकती हैं। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।